सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज कैलकुलस की, बात हो रही है आर डी शर्मा की, बात हो रही है मैथमेटिक्स की, जिसके चैप्टर 5 सिंगेज की चैप्टर 5 की है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसका टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। इसकी हम बात कर रहे थे। उसका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको निकालना है एंगल बिटवीन टू कर्व्स। दो कर्व्स के बीच कैसे एंगल निकालेंगे। देखिए, दो लाइन के बीच एंगल निकाला हम सीखे थे, लेकिन लाइन तो सीधी होती है, एंगल निकाल लेंगे। अब टेढ़ी में अगर हम प्रोडक्टर अपना रखें, कैसे रखें भाई? एंगल नापना आता है ना, आप प्रोडक्टर रखते हो, एक स्ट्रेट लाइन हो, ये एंगल नाप जाता है, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी लाइन के बीच कैसे निकालोगे? तो उसका तरीका क्या होता है? तो देखिए, हमने कहा सपोज करिएगा y इज इक्वल टू एफ एक्स और y इज इक्वल टू जी एक्स, ये दो कर्व हैं, ठीक है। मैं इस कर्व का नाम C1 ले लेता हूँ, इस कर्व का नाम C2 ले लेता हूँ। कर्व की स्पेलिंग C से स्टार्ट होती है, इसलिए C ले रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो ये आप करेंगे कि भाई दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है। दोनों कर्व का, मतलब ये कर्व ये है और ये कर्व ये है, ठीक है। दोनों का निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मान लेते हैं x1 y1 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। ये कर्व पहला है, इसका नाम है C1, ये कर्व दूसरा है, इसका नाम है C2। अब यहाँ पर एंगल निकालना है। तो अगर मैं कहूँ नाप के बताओ, तो नापने के लिए आपको प्रोडक्टर चाहिए, और प्रोडक्टर में आपको ये रखोगे तो स्ट्रेट लाइन तो मिल नहीं रही, तो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है। तब क्या करेंगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, वहाँ पर दोनों कर्व की टेंजेंट खींचनी पड़ेगी। मतलब पहले कर्व की ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, और दूसरे कर्व की ये कुछ टेंजेंट है, ऐसे खींच दिया, ठीक है। अब टेंजेंट का स्लोप मालूम कर लें। इस टेंजेंट का स्लोप m1 मान लिया, इस टेंजेंट का स्लोप m2 मान लिया, और ये दोनों के बीच एंगल हो गया, बस काम खत्म। अब दो स्ट्रेट लाइन है, उनके बीच का एंगल का फॉर्मूला आपको मालूम है, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। निकाल लो। अब m1 m2 कैसे निकालें? क्योंकि एक्चुअली में तो स्ट्रेट लाइन है नहीं, ये तो टेंजेंट है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पहला वाला जो कर्व है ना, उसको dy बाई डी एक्स निकालेंगे, उसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे पहले वाले कर्व का, ठीक। किस पॉइंट पर? x1 y1 पॉइंट पे। और जो निकलेगा उसका नाम आप लिखेंगे m1, ठीक है। और दूसरे वाले कर्व को डिफ्रेंशिएट करेंगे, किस कर्व के लिए? सेकेंड वाले कर्व के लिए, और उसका नाम रखेंगे m2, ठीक। m1 m2 निकल आया, ठीक। अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? देखिए, हम जानते हैं अगर पहली वाली लाइन x एक्सिस के साथ अगर हम मान लें θ1 एंगल बनाती है, हमेशा पॉजिटिव x के साथ एंगल हम नापते हैं, मतलब x से चलेंगे और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी जैसे ये एंगल नहीं नापेंगे, x से चलेंगे और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, और ये θ2 है। तो हम जानते हैं जो m1 निकाला है वो एक्चुअली में tan θ1 है, और जो m2 निकाला है वो एक्चुअली में tan θ2 है। सही कहा मैंने, ठीक। और ये है एंगल बिटवीन टू कर्व्स। एंगल बिटवीन टू कर्व इज इक्वल टू एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, दोनों इक्वल होते हैं, है ना। अब आप कहेंगे एग्जैक्ट इक्वल तो नहीं होंगे, थोड़ा बहुत 19-20 अंतर हो सकता है, लेकिन अब निकालने का तरीका जो बताया गया वो यही बताया गया। अब हमने कहा अगर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू कर्व, तो क्या आप θ1 θ2 और थीटा में रिलेशन बता सकते हैं? बोले हाँ बता सकते हैं। कैसे? बोले अभी आप बताओगे, हम वही नोट कर लेंगे। हम तो बताएंगे। देखो, ये दोनों है इंटीरियर एंगल और ये है एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर के सम के इक्वल होता है। तो हम चूँकि जानते हैं एज θ1 प्लस थीटा इज इक्वल टू θ2 है, तो थीटा की वैल्यू क्या निकलने वाली है? θ2 माइनस θ1, ठीक। अब दोनों तरफ tan लगा दो, tan थीटा इज इक्वल टू, तो आएगा tan θ2 माइनस θ1। अब tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो। डायग्राम क्लियर हो गया है, इसको हम रब कर सकते हैं, रब नहीं करेंगे, अच्छा। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a tan θ2 माइनस tan θ1 अपान 1 माइनस 1 प्लस tan θ2 इंटू tan θ1। tan निकालना आपने सीखा है m1 m2, तो लिख देते हैं आप m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। ज़रा एक बात समझिएगा, आपने जिसको θ1 माना है, भाई हमने इस कर्व का नाम C1 माना है, आपको C2 मान सकते हो। यानी जिसको आप θ1 ले रहे हो वो θ2 हो सकता है, क्योंकि आपने एजम्पशन दिया है ना। तो ये वैल्यू जो आप m2 माइनस m1 दे रहे हो,
तो किसी और स्टूडेंट के कैलकुलेशन में वो m1 माइनस m2 हो सकता है। तो जिसकी वैल्यू ये m2 माइनस m1 करने से पॉजिटिव आ रही होगी, किसी और के कैलकुलेशन में नेगेटिव आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी मॉड वैल्यू ले लेंगे, एक्यूट वैल्यू ले लेंगे। ये आप ऑब्ट्यूज भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है भाई। आप दो लाइनें हैं, मान लिया आप कह रहे हो दोनों लाइनों के बीच में एंगल 45 डिग्री है, अगला कह रहा 135 डिग्री है, तो बोथ आर करेक्ट, दोनों एंगल ले सकते हो। हम फिलहाल एक्यूट ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आप m1 m2 निकाल चुके हैं, ये आप दोनों एंगल, दोनों कर्व के बीच एंगल निकाल सकते हैं। तो क्या निकल आया, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m2 इंटू m1 का मॉड। m2 m1 आप पहले निकाल चुके हैं, dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1। तो ये आपका दो कर्व के बीच एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है। अब जरा दो यहाँ पर केसेस लेते हैं, जरा समझने की कोशिश करिए। फर्स्ट केस ये है कि इफ टू कर्व्स इंटरसेक्ट आर्थोगोनली मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखा जाता है, इसका मतलब नॉर्मली यानी परपेंडिकुलरली तो एक्चुअली ये थीटा 90 डिग्री अगर हो जाए, दोनों परपेंडिकुलर हैं ऐसे, तो अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, tan 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। अब मैंने मॉड हटा दिया क्योंकि हमने एंगल ऑलरेडी 90 लिख दिया है, ठीक है। अब देखो, इसको रब कर दें, देखो tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट से कैलकुलेशन करने में दिक्कत है, तो इनफाइनाइट को लिखेंगे 1/0 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 0, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अगर ये कंडीशन आप प्रूफ कर देते हैं, ये आप जानते हैं कि ये क्या होता है, ये होता है dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1 फॉर फर्स्ट कर्व और इंटू dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1 फॉर सेकेंड कर्व। अगर ये माइनस आपने प्रूफ कर दिया तो ये आर्थोगोनली हो जाएगा। अब देखो, आर्थोगोनल के क्वेश्चन दो तरीके से होते हैं। हमने आपसे कहा प्रूफ करिए आर्थोगोनल है, तो प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, m1 इंटू m2 निकालना पड़ेगा, वैल्यू -1 आनी चाहिए। हमने कहा आर्थोगोनल है, प्रूफ नहीं करना है, तो आप m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 अपने आप लिख देंगे, जो अननोन वैल्यू होगी वो वहाँ पर आ जाएगी। तो एक तो ये केस हो गया। दूसरा केस, अगर ये कह रहे हैं कि अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए, अब 0 डिग्री कब होगा ज़रा समझने की कोशिश करिए, ठीक है। देखो, दूसरा ये केस है, इफ़ एंगल बिटवीन टू कर्व इज 0। इसका लॉजिक क्या है मैं बता रहा हूँ। सेकेंड केस ये है, इफ़ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स 0 है। तो अब क्या मतलब निकल रहा है वो बाद में बताता हूँ, ठीक, बाद मतलब अभी बताऊँगा, कल नहीं बताऊँगा। तो यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, tan 0 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। tan 0 को 0 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो m2 माइनस m1 इज इक्वल टू 0, यानी m2 इज इक्वल टू m1। यानी कि अगर m2 बोले तो dy बाई डी एक्स फॉर सेकेंड कर्व एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, m1 हो गया dy बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट कर्व। यानी ये आपसे ये कह रहे हैं कि dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर फर्स्ट कर्व इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स फॉर द सेकेंड कर्व। क्या लॉजिक निकल रहा है? लॉजिक ये निकल रहा है कि भाई ये केस हो कब सकता है। भाई आप इस प्रकार से कर्व बना रहे थे, एक टेंजेंट ये थी, एक टेंजेंट ये थी, ठीक है, ये दोनों के बीच एंगल थीटा था। अगर मैं कहूँ थीटा 0 हो गई है, तो क्या मैं कह सकता हूँ दोनों टेंजेंट ऐसे थी और खींच करके ऐसे आ गई, दोनों एक टेंजेंट हो गई, कह सकते हैं ना। तो एक्चुअली में ये तब हो सकता है जब कर्व ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करके टच करें। तो इस पॉइंट पे जब टेंजेंट दोनों कर्व की निकालोगे तो सेम आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये केस ये है कि जब दोनों कर्व टच करें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, यानी हियर द कर्व्स टच
एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब जैसे ये सर्कल है, दूसरा सर्कल ये है, वो ऐसे टच करता हुआ जा रहा है, तो ये तब आएगा जब दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों कर्व की टेंजेंट का स्लोप सेम होगा, या यूँ ये सेम टेंजेंट होगी, दोनों बातें आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट के क्वेश्चन एक्सरसाइज में बताए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज आगे की डिस्कस करेंगे। तब तक नमस्कार।